हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पीएम नरेंद्र मोदी आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 रेलगाड़ियों को भी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का भाषण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन्होंने 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। बिहार और यूपी के भाइयों को पंजाब में नहीं घुसने की बात कहने वाले पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से सफाई आई है। चन्नी ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर पंजाब में खलल डालते हैं। मैंने उनके बारे में बात की। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 58 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 76 करोड़ 69 लाख दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ 27 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। राजस्थान में जयपुर और सीकर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहला मैच 6 विकेट से जीतने के बाद टीम इंडिया की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर रहेगी। वहीं वेंकटेश अय्यर और दीपक चहर के चोटिल होने से एमपी के आवेश खान को डेब्यू का मौका मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का भाषण भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अलग अलग जिलों में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने करहल स्थित घिरोर मैनपुरी के जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दोपहर 2 बजे कानपुर में रैली करेंगे। वहीं शाम 4 बजे वो उन्नाव की भागवतनगर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनावी सभाएं करेंगे। शाम 5 बजे राजनाथ सिंह लखनऊ के आलमबाग अवध चौराहा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम 6:30 बजे राजाजीपुरम ई ब्लॉक मार्केट में जनसभा को संबोधित करने का लक्ष्य है। पंजाब से लौटने के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी की जमीन पर प्रचार की कमान संभालेंगे। वो लखनऊ में आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगे। एलईडी वैन के जरिए यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रियंका के भाषण का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होना है। वहीं राज्य के 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान किया जाएगा और इसके लिए आज शाम से प्रचार खत्म हो जाएगा। फिलहाल तीसरे चरण के प्रचार के लिए सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पंजाब में भी आज शाम 6 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। इसके बाद बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए लोगों को पंजाब छोड़ना होगा। सिर्फ वही लोग पंजाब में रह सकेंगे जो कि यहाँ के वोटर हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में रुकने के लिए कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम पंजाब के होटल, गेस्ट हाउस समेत सभी जगहों को खंगालेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सभी कह रहे हैं कि बीते 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने की योजना बना रहा है, जबकि 10 साल में 3 साल कांग्रेस और 7 साल से भाजपा की सरकार है। तब इनकी सिक्योरिटी एजेंसी सो रही थी क्या? केजरीवाल ने यह भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि सब जन एक है। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज के संदेश को भी पीछे छोड़ दिया। तो इंसान और इंसान के बीच दरार पैदा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपनी गंदी राजनीति से भाईचारे को खराब नहीं कर पाई। बिहार और यूपी के भाइयों को पंजाब में नहीं घुसने की बात कहने वाले पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से अब सफाई आई है। चन्नी ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक और संजय सिंह के साथ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आए हैं, पंजाब में खलल डालते हैं। इनके बारे में उन्होंने बात कही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने नशा मुक्त पंजाब बनाने, कर्ज मुक्त किसान और सुरक्षित पंजाब बनाने समेत गैंग मुक्त करने का वादा किया था। अब वादे पर न राहुल जवाब दे रहे और न ही प्रियंका गांधी।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कल्याणकारी काम किए हैं। आज मुस्लिम महिलाएं भी मोदी मोदी कर रही हैं, जो कि पाखंडी पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाने वाले लोगों के लिए बेचैनी का कारण बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकता है। भाजपा के नेताओं का कोई परिवार नहीं है। महंगाई क्या है ये एक परिवार वाला ही समझता है। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज गुजरात की विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवादगी कोर्ट में अपनी दलील पेश करेंगे। इसके पहले गुरुवार को मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन किसी भी तरह का फैसला नहीं आ सका। कोर्ट आज 7 याचिकाओं के आधार पर सुनवाई करेगा। ट्विटर एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार गुरुवार की रात को एक बार फिर से डाउन हो गया। यूजर्स ने पेज लोड ना होने और ट्विटर पोस्ट ना देख पाने की शिकायत की, तो वहीं कुछ यूजर्स के ट्विटर पूरी तरह से ठप हो गए। वो अपने खुद के ट्वीट देखने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। बता दें कि 11 फरवरी को भी ट्विटर डाउन हुआ था। भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों के उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट में से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। बता दें कि 21 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया है। राजस्थान के जयपुर और सीकर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे भी गंवा दिया है। ये मुकाबला करो या मरो का था, क्योंकि इसके हारने के बाद अब इन्हें 5 मैचों की सीरीज भी गंवानी पड़ी है। मेजबान न्यूजीलैंड टीम ने 3-0 की अजय बढ़त लेकर वनडे सीरीज पर कब्जा किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहला मैच 6 विकेट से जीतने के बाद टीम इंडिया की नजर दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर रहेगी। वहीं वेंकटेश अय्यर और दीपक चहर के चोटिल होने से MP के आवेश खान को डेब्यू का मौका मिल सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,80,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए। इस दौरान 66,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 429 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार पहुंच गई है। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट 2.7% है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,328 नए मरीज सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,535 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं 2,780 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे। 9,345 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 421 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,056 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं प्रदेश में 1,166 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.36% पर है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 58 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 76 करोड़ 69 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए। MP में 11 करोड़ 27 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। अब MP में PEB का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हुआ। इसके साथ ही PEB में काम सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही MP स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन भी किया गया।
शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे। इसके साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन भी किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब के सीएम चन्नी के उत्तर भारतीयों पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, फिर कश्मीर को दंश दिया और अब प्रांतवाद की हवा दे रहे हैं। ये उनका मूल चरित्र है। प्रियंका बयान पर ताली बजा रही थी, वहीं कांग्रेस की मानसिकता सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस की सदस्यता अभियान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े कांग्रेस शामिल नहीं हुए थे। वहीं कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है और इसलिए दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए। एमपी में जल्द नाइट कर्फ्यू हट सकता है। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगली जब भी बैठक होगी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हमने नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी पाबंदियां हटा दी हैं। वहीं कोरोना के आंकड़े आज 1000 से कम सामने आए हैं। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह की महंगाई वाले ट्वीट को लेकर तंज कसा है। मंत्री सारंग ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें घर पर बैठाया। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था क्या थी पहले वो बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी यानी कि कल से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया। ये सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक और प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी यानी कि कल 4 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन आएंगे। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इस दौरान सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे एमपी के बच्चों को जल्द ही सुरक्षित वापस लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास कर रही है। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों से कैबिनेट उप समिति की चर्चा हुई, जिसको लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि अधिकांश बिंदुओं पर सरकार सहमत है। मांगों को पूरा करने के लिए लीगल ओपिनियन लेना होगा, जिसकी जानकारी सीएम भूपेश बघेल को दी जाएगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की याचिका खारिज कर दी है। अशोक सिंह ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर याचिका दायर की थी और विजय प्रत्याशी विवेक नारायण सेजवलकर के चुनाव को चुनौती दी थी। अशोक सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि एसईसीआर के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। रेलवे ने 16 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। आज से 26 फरवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के खरसिया रॉबर्टसन झारा सिंह सेक्शन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके चलते रूट को डायवर्ट किया गया है। सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मारवी देवा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने 28 जनवरी को कोंटा के बड़ा इलाके में पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में मारवी की हत्या कर दी थी। वहीं साल 2008 में उसके पिता और बड़े भाई को भी मौत की घाट उतार दिया था। जांजगीर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की मौत के मामले को लेकर नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया और श्री नारायण बिलासपुर मार्ग पर धरने पर बैठकर मुआवजे की मांग की। बता दें कि पामगढ़ थाना इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हुई थी। बलरामपुर जिले के झारखंड सरहद पर बसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर से सड़क का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। यहां पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच काम जारी है। दरअसल 2 साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंचना कुंदाग तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था और तब से यहां सड़क निर्माण का काम बंद पड़ा था। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में पहाड़ को काटकर बनाई जाने वाली सुरंग अब मध्य प्रदेश में भी नजर आएगी। रीवा सिद्धि की मोहनिया घाटी में 6 लेन टनल बन रही है। 1004 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर से अधिक लंबी टनल झांसी रांची हाईवे 39 पर बनाई जा रही है। 2300 मीटर लंबी सुरंग का 80% काम पूरा हो चुका है। वहीं पूरे टनल की 100 से अधिक सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी।
अंबिकापुर के डिगमा में जमीन के लिए धोखेबाजी और हत्या का मामला सामने आया। दरअसल आदिवासी माखन के नाम पर मेन रोड पर 35 डिसमिल जमीन थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीन दलालों ने माखन को फंसाकर पहले जमीन की रजिस्ट्री करवाई और फिर शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। जमीन के पैसे भी नहीं दिए। इधर मामले में संयुक्त कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए। मुरैना के थाना वितरण केंद्र के नांदोलपुरा में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। टीम से चाय पंप कनेक्शन की राशि वसूलने गई थी, जहां पर बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारने पर विवाद हुआ। वहीं अंबा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सागर के एक विवाह समारोह में नजराना लेने के दौरान किन्नरों के 2 गुट आमने सामने आ गए और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। अब किन्नरों के एक गुट ने थाने में शिकायत कराकर दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग रखी है, तो वहीं दूसरा गुट कलेक्टर के पास पहुंच गया है और कार्रवाई की मांग करने लगे। बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा समेत 16 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि कल न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र की जनसुनवाई में प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में तोड़फोड़, गाली गलौज भी हुई थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। दमदरी की सिहावा पुलिस ने एक कार से करीब 6 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। वहीं पुलिस के मुताबिक 2 लोग महाराष्ट्र से गांजा की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल सिहावा पुलिस ने कार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेमेतरा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में खाद के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अवैध भंडारण करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद जब्त करने के मामले में एसडीएम और कृषि विभाग ने यह कार्रवाई की। महासमुंद के पटेवा थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की 4 लोगों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार के लोग एक ही बाइक में सवार होकर गांव जा रहे थे और तभी झलक तेंदुकोना रोड पर अज्ञात वाहन ने चारों को चपेट में ले लिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान विस्फोट हुआ। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों ही घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान लोहे के खलबत्ते में मसाले कूटे जा रहे थे, तभी अचानक खलबत्ते में विस्फोट हुआ। वहीं सूचना पर पुलिस भी पहुंचकर जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के चाकी गांव में भोजन की तलाश में 2 हाथी पहुंचे। इस दौरान हाथियों ने ग्रामीणों के 2 घरों को तोड़ दिया है। इसके साथ ही गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि इसके पहले भी हाथियों ने कई बार ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाया है। दतिया जिले के इंदरगढ़ के तहसीलदार सुनील भदौरिया ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल देर रात तिंगरू गांव के पास एक युवक हादसे के बाद अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे, तभी तहसीलदार की नजर भीड़ पर पड़ी और मौके पर जाकर उन्होंने देखा तो युवक घायल मिला। फिर बिना देरी किए तहसीलदार ने खुद मरीज को अस्पताल पहुंचाया। एमपी के भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, राजगढ़, विदिशा जैसे कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। वहीं बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में भी बारिश के आसार हैं। कल सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव और रीवा में दर्ज किया गया, जबकि राजधानी का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित सिरपुर महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में ओडिसी नृत्य और अनुज नाइट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों की पंथी, सुआ और कर्मा नृत्य से लोग झूमते नजर आए। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री ने सभी को माघ पूर्णिमा की बधाई भी दी। यूक्रेन को लेकर नाटो फोर्सेस और रूसी ब्लॉक के बीच जारी तनाव में भारत ने वेट एंड वॉच की कंडीशन रखी है। यूएनएससी की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने इस मसले को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। वह प्रतिनिधि ने कहा है कि सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना चाहिए। हमारा मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने पर होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद जताई है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ देगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले की राजनयिक शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि गुरुवार को रूस समर्थित अलगाववादियों ने उनके डोनबेस क्षेत्र के एक स्कूल पर गोली दागे। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं रूसी मीडिया ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस पर आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया। रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर अब भी तनाव बरकरार है। इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सैन्य गतिविधियां देखी गई हैं। इधर अमेरिका ने रूस के सैनिक हटाने के दावे को गलत बताया है। इसके साथ ही कहा है कि हमला कभी भी हो सकता है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात आज होने वाली है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन और लुकाशेंको के बीच ये मुलाकात तब हो रही है जब रूस ने अपने सैनिकों को बेलारूस में तैनात किया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जारी तनाव अब चरम पर पहुंच चुकी है। इस बीच अमेरिकी दूतावास की ओर से दावा किया गया है कि ड्रोन बेस में यूक्रेन की सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक स्कूल को निशाना बनाया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जिस तरह से यूक्रेन के हालात हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ ही ये भी कहा गया कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना करने की है। पीएम नरेंद्र मोदी आज ठाणे और दीवा को जोड़ने वाले रेलवे लाइन देश को समर्पित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी का भाषण भी होगा। वहीं लखनऊ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनावी सभाएं करेंगे। शाम 5 बजे राजनाथ सिंह लखनऊ के आलमबाग अवध चौराहा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 6:30 बजे राजाजीपुरम ई ब्लॉक मार्केट में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब से लौटने के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर से यूपी की जमीन पर प्रचार की कमान संभालेंगी। वो लखनऊ में आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगे। वहीं एलईडी वैन के जरिए यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रियंका के भाषण का लाइव प्रसारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा बसपा ने 2014 के पहले पूरे देश की दुर्गति कर दी थी, जो कि उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था। उसे ये सरकार वहां से आई कि उत्तर प्रदेश के सामने खुद की पहचान का संकट आ गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फतेहगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जब लोग आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछना कि आपकी ही सरकार थी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। कांग्रेस से भी पूछना कि कोर्ट में लटकाना, अटकाना, भटकाना ये काम आप लोगों ने क्यों किया। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होना है। राज्य के 16 जिलों में 59 सीटों पर रविवार को मतदान होगा और इसके लिए आज शाम से प्रचार खत्म हो जाएगा। फिलहाल तीसरे चरण के प्रचार के लिए सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। पंजाब में भी आज शाम 6 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा, जिसके बाद बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आए लोगों को पंजाब छोड़ना होगा। सिर्फ वही लोग पंजाब में रह सकेंगे जो यहाँ के वोटर हैं। वहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंजाब में रुकने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम पंजाब के होटल, गेस्ट हाउस समेत सभी जगहों को खंगालेगी। खालिस्तान समर्थक कहे जाने पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर पलटवार किया है। पंजाब के बठिंडा में केजरीवाल ने कहा कि मैं स्वीट आतंकी हूं जो लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनाकर देता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता है। केजरीवाल ने खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बताया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आतंकवादी हूं तो इन्होंने 10 सालों में मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सभी कह रहे हैं कि बीते 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने की योजना बना रहा है, जबकि 10 साल में 3 साल कांग्रेस और 7 साल से भाजपा सरकार है और तब इनकी सिक्योरिटी एजेंसी सो रही थी क्या। केजरीवाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने बोला था कि सब जन एक हैं। चन्नी साहब ने अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु महाराज के संदेश को भी पीछे छोड़ दिया और इंसान के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। कोई भी पार्टी अपनी गंदी राजनीति से भाईचारे को खराब नहीं कर पाई। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को फोन पर शिकायत मंगवाई। अब मुझे एक अफसर से खबर मिली है कि मेरे खिलाफ 1-2 दिन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एफआईआर दर्ज करेगी। मैं सब एफआईआर का स्वागत करता हूं। अगर इस तरह से केंद्र सरकार सुरक्षा को डील करेगी तो ये चिंताजनक है। बिहार और यूपी के भाइयों को पंजाब में नहीं घुसने की बात कहने वाले पंजाब के सीएम चन्नी की तरफ से अब सफाई आई है। चन्नी ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर पंजाब में खलल डालते हैं और मैंने इनके बारे में बात कही थी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने नशा मुक्त पंजाब बनाने, कर्ज मुक्त किसान और सुरक्षित पंजाब बनाने समेत गैंग मुक्त करने का वादा किया था। अब वादे पर न राहुल जवाब दे रहे और न ही प्रियंका गांधी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कल्याणकारी काम किए हैं। आज मुस्लिम महिलाएं भी मोदी मोदी कह रही हैं, जो कि पाखंडी पॉलिटिकल प्रोग्राम चलाने वाले लोगों के लिए बेचैनी का कारण बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान जालौन पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के परिवारवाद वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकता है। भाजपा के नेताओं का कोई परिवार नहीं और महंगाई क्या होती है ये परिवार वाला ही समझता है। 2008 अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज गुजरात की विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 38 दोषियों को फांसी की सजा दी है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जहां पर अटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी कोर्ट में अपनी दलील पेश करेंगे। इसके पहले गुरुवार को मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन किसी भी तरह का फैसला नहीं आ सका था। कोर्ट आज 7 याचिकाओं के आधार पर सुनवाई करेगा। भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी चिप्स ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों के उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्र तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। बता दें कि 21 फरवरी को राष्ट्रपति की फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया है। राजस्थान के जयपुर और सीकर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.8 मापी गई है। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे भी गंवा दिया है। ये मुकाबला करो या मरो का था, क्योंकि इसमें हारने के बाद अब उन्हें 5 मैचों की सीरीज भी गंवानी पड़ी है। मेजबान न्यूजीलैंड टीम ने 3-0 के अजय बढ़त लेकर वनडे सीरीज अपने नाम किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस 7 बजे होगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 40 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 58,80,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 34 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 करोड़ 23 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 25,920 नए मामले सामने आए। इस दौरान 66,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 429 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार पहुंच गई है। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट 2.07%। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,328 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,535 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं 2,780 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 10,09,345 मरीज स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 421 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,056 पर पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में 1,166 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 1.36% है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 174 करोड़ 58 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा पहला और 76 करोड़ 69 लाख दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 1 करोड़ 74 लाख से ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। एमपी में 11 करोड़ 27 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब एमपी में पीईबी का नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होगा। इसके साथ ही पीईबी में काम सामान्य प्रशासन के तहत होगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षा बोर्ड में उपाध्यक्ष पद में अशासकीय व्यक्ति को मौका देने का निर्णय लिया गया। साथ ही एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि घुड़सवार फराज खान को जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए 50 लाख प्रदान करेंगे। साथ ही नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन भी किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब के सीएम चन्नी के उत्तर भारतीयों पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को बांटा और फिर कश्मीर को देश दंश दिया। आप प्रांतवाद की हवा दे रहे हैं, ये उनका मूल चरित्र है। वही प्रियंका बयान पर ताली बजा रही थी। कांग्रेस की मानसिकता सामने आती जा रही है। एमपी कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बैठक में दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े कांग्रेसी शामिल नहीं रहे। कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है और इसलिए दिग्विजय सिंह इसमें शामिल नहीं हुए। एमपी में जल्द ही नाइट कर्फ्यू हट सकता है। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगली जब भी बैठक होगी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। हमने नाइट कर्फ्यू को छोड़कर सभी पाबंदियां हटा दी हैं। कोरोना के आंकड़े आज 1000 से कम सामने आए। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट को लेकर तंज कसा है। मंत्री सारंग ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें घर पर बैठाया। कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था क्या थी पहले वो बताए। उन्होंने ये भी कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी यानी कि कल से बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में छत्तीसगढ़ भाजपा के किसी प्रदेश पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ बस्तर संभाग के प्रभारी और विधायक के साथ ही प्रदेश महामंत्री किरण देव मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी यानी कि कल 4 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन आएंगे। मोहन भागवत मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक में आगामी 3 सालों तक किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश की जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा की। इस दौरान सिंधिया ने यूक्रेन में फंसे एमपी के बच्चों को जल्दी सुरक्षित वापस लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। अशोक सिंह ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर एक याचिका दायर की थी और विजय प्रत्याशी विवेक नारायण सेजवलकर के चुनाव को चुनौती दी थी। अशोक सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ने वाली है। रेलवे ने 16 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। आज से 26 फरवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के खरसिया रॉबर्टसन झारटी सेक्शन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसके चलते रूट को डायवर्ट किया गया है। सुकमा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मारवी देवा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने 28 जनवरी को कोंटा के बड़ा इलाके में पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में मारवी की हत्या कर दी थी। वहीं साल 2008 में उसके पिता और बड़े भाई को भी मौती घाट उतार दिया था। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की 5 दिनों से चल रही हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान प्रदेश भर के तहसीलदार नायब तहसीलदार आंदोलन में थे। वहीं तहसीलदारों ने शासन से सुरक्षा देने के आदेश जारी होने के बाद ये फैसला लिया। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में हुई मारपीट की घटना से कर्मचारी नाराज थे। रायपुर में भ्रष्टाचार के आरोप पर तहसीलदार संघ ने पलटवार किया है। संघ ने कहा कि हमारे पास प्रकरण अधिवक्ता के माध्यम से आते हैं और इसलिए हमारे नाम पर कौन पैसा लेता है इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही संघ ने कहा कि सबकी फीस तय हो और सबकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। जांजगीर में पेट्रोल पंप कर्मचारी के मौत के मामले को लेकर नाराज लोगों ने चक्का जाम किया और शिव नारायण बिलासपुर मार्ग पर धरने पर बैठकर मुआवजे की मांग की। बता दें कि पामगढ़ थाना इलाके में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हुई। बलरामपुर जिले की झारखंड सरहद पर फंसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर से सड़क का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच काम चल रहा है। दरअसल 2 साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुनचुना पुंदाक तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था और तभी से यहाँ सड़क निर्माण का काम बंद पड़ा था।
अंबिकापुर के डिगमा में जमीन के लिए धोखेबाजी और हत्या का मामला सामने आया। दरअसल आदिवासी माखन के नाम पर मेन रोड पर 35 डिसमिल जमीन थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीन दलालों ने माखन को फंसाकर पहले जमीन की रजिस्ट्री करवाई और फिर शराब में जहर मिलाकर हत्या कर दी। जमीन के पैसे भी नहीं दिए गए। इधर मामले में संयुक्त कलेक्टर को जांच के आदेश दिए गए हैं। मुरैना के थरा वितरण केंद्र के नदौलपुरा में ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। टीम सिंचाई पंप कनेक्शन की राशि वसूलने के लिए गई थी, जहां पर बकायेदारों के ट्रांसफार्मर उतारने पर विवाद हुआ। वहीं अंबा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सागर के एक विवाह समारोह में नजराना लेने के दौरान किन्नरों के 2 गुट आमने सामने आ गए और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। अब किन्नरों के एक गुट ने थाने में शिकायत कर दूसरे गुट पर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं दूसरा गुट कलेक्टर के पास पहुंचा और कार्रवाई की मांग करने लगा। बलौदाबाजार के विधायक प्रमोद शर्मा समेत 16 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि कल न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र की जन सुनवाई में प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन में तोड़फोड़, गाली गलौज भी की गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। धमतरी में 86 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। फिलहाल चौराई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में खाद के अवैध भंडार पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अवैध भंडारण करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद जब्त करने के मामले में एसडीएम और कृषि विभाग ने कार्रवाई की। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान विस्फोट हुआ। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दोनों ही घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान लोहे के खलबत्ते में मसाले कूटे जा रहे थे और तभी अचानक खलबत्ते में विस्फोट हुआ। सूचना पर पुलिस भी पहुंचकर जांच कर रही है। महासमुंद के पटिवा थाना इलाके में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। परिवार के लोग एक ही बाइक में सवार होकर गांव जा रहे थे और तभी जलप तेंदुकोना रोड पर अज्ञात वाहन ने चारों की चपेट में ले लिया। घटना देर रात की बताई जा रही है। मंडला के कान्हा किसली में एक और बाघ की मौत हुई है। रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक बाघ करीब 3 साल का था। वहीं बाघ का शव 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। रिजर्व प्रबंधन ने बाघों के आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई है। बलरामपुर जिले के चौकी गांव में भोजन की तलाश में 2 हाथी पहुंचे। इस दौरान हाथियों ने ग्रामीणों के 2 घरों को तोड़ दिया है, साथ ही गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि इससे पहले भी हाथियों ने कई बार नुकसान पहुंचाया है। दतिया जिले की इंदरगढ़ की तहसीलदार सुनील भदौरिया ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि देर रात तिंगरू गांव के पास एक युवक हादसे के बाद अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। कुछ लोगों से घेर कर वहां खड़े थे, तभी तहसीलदार की नजर युवक पर पड़ी और युवक को बिना देरी के तहसीलदार ने मरीज अस्पताल पहुंचाया। एमपी के भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, राजगढ़, विदिशा जैसे कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। वहीं बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में भी बारिश के आसार हैं। कल सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव और रीवा में दर्ज किया गया, जबकि राजधानी का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महासमुंद के पुरातात्विक नगरी सिरपुर के माघ पूर्णिमा पर आयोजित 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में ओडिशा नृत्य और अनुज नाइट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के पंथी, सुबह और कर्मा नृत्य से लोग झूमते नजर आए। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृह मंत्री रहे। उन्होंने सभी को माघ पूर्णिमा की बधाई दी। यूक्रेन को लेकर नाटो फोर्सेस और रूसी ब्लॉक के बीच जारी तनाव में भारत ने वेट एंड वॉच की कंडीशन रखी है। यूएनएससी की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने इस मसले को बातचीत से हल करने पर जोर दिया। प्रतिनिधि ने कहा कि सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना चाहिए। हमारा मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने का होना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और उम्मीद जताई है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो भारत अमेरिका का साथ देगा। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि इस मामले के राजनयिक शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन तनाव के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि गुरुवार को रूस समर्थित अलगाववादियों ने उनके डोनबेस क्षेत्र के एक स्कूल पर गोले दागे। इस हमले में 3 लोगों को घायल होने की सूचना है। तो वहीं रूसी मीडिया ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस पर आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया।